सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह समीब रहीम साहब मौजूद हैं और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार तनवीर इलियास साहब जो कि चेयरमैन हैं पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड के। आज के इस प्रोग्राम में यकीनी सी बात है लॉकडाउन के हवाले से बात होगी और जो पोलिटिकल स्टोरी होगी वो नैब और चौधरी बरादरान के हवाले से होगी। जी समी साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया अलीना। ज़ाहिर है पॉलिटिक्स बड़ा लोगों का एक दिलचस्पी होती है और बड़ी ये सिचुएशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है। जो लॉकडाउन पे करते हैं बात, अब रिश्तेदार साहब के साथ भी करते हैं बात, लेकिन थोड़ा सा पहले ज़रा इसको देख लें कि ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए। अभी तक पिछले 2 साल में तो चौधरी साहबान बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें और चौधरी शुजात साहब ने भी बार बार ये कहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं। वो तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते, जिससे अमूमी तौर पर यह मतलब लिया जाता रहा है माजी में भी कि जब वो कहते हैं हम इमरान खान के साथ हैं तो वो वफाकी हुकूमत की बात कर रहे होते हैं। सूबाई हुकूमत के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो उनके मामलात हैं उसके हवाले से शायद वो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे होते। अगरचे बाद में परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात भी की उस्मान बुज़दार साहब से और कहा भी कि नहीं जी हम बिल्कुल साथ हैं और मिल के साथ काम करेंगे। लेकिन अभी जो लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई है उस पिटीशन में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वर्ड यूज़ किया गया कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। और फिर तारिक बशीर चीमा साहब जो बहुत ही क्लोज़ हैं चौधरी साहबान के, उन्होंने जो टीवी प्रोग्राम्स में जाके गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पर एक वो हवाला देते हैं वज़ीर के बयान का कि नैब जो है ईद के बाद टार्जन बन जाएगी। तो वो एक उस पर बहुत ज़्यादा एक हमें ऐसा लगता है कि चौधरी साहबान के कैंप में एक बड़ी पर्टर्बेंस है। मैं वो जो तारिक बशीर चीमा साहब का जो शॉट है अगर ज़रा वो सुनवा सकें तो। जी समी साहब। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है चीमा साहब की कि प्राइम मिनिस्टर इसको डिग आउट करें कि इसके पीछे कौन है, ये तो बड़ी जायज़ बात है क्योंकि वो अलाई हैं हुकूमत के और वो ये चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको देखें, उस आला सतही इसका मामले को देखना चाहिए। लेकिन ये जो बात है ना कि नैब जो है वो आर्म ट्विस्टिंग करने की उसकी आदत है, ये वो इल्ज़ामात हैं जो नून लीग लगाती है और पीपल्स पार्टी कहती है कि नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, आर्म ट्विस्टिंग कर रही है हुकूमत के कहने पे। और फिर दूसरी बात है कि बैलेंसिंग एक्ट, मैं कामल अली आगा साहब को भी सुन रहा था, वो एक बात कर रहे हैं कि अगर कोई बैलेंसिंग एक्ट करना है तो अब ये तो उससे भी बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने राना साहब वैसे तो जो गुफ्तगू फरमाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी वजारतें तय हो रही थी और मैं नहीं बनना था और नून लीग का बड़े उनके साथ, तो असल में वो फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि आप इलेक्शन से पहले मामला तय करते हैं और फिर अगर आपको पसंद ना आए कोई बंदा या जमात और आप समझें कि आपके लिए ठीक नहीं है तो वो हुकूमत में नहीं आ सकती। जो उन्होंने बुनियादी तौर पर जो थ्योरी इनडायरेक्टली जो बेचने की कोशिश की थी उन्होंने। अच्छा, अब चीमा साहब अच्छा, शाह खावर साहब भी हमारे साथ। जी मैं उनकी तरफ भी चलते हैं। अब जब चीमा साहब ये कहते हैं कि नैब की आर्म ट्विस्टिंग किया, बड़े ज़बरदस्त आदमी और आपको पता है मेरे और आपके तो वो दोस्त भी बड़े हैं, बड़ा खासा मुश्किल है इस वक्त ये इशू पर बात भी करना, ख़ास तौर पर चौधरी साहबान के हवाले से भी लेकिन एक पॉलिटिकली हम इसको एक इशू के हवाले से देख रहे हैं कि आर्म ट्विस्टिंग, इसका मतलब ये है कि ये तो फिर बहुत ही एक अगर हुकूमत के अलाई, इतने करीबी अलाई अगर कहते हैं कि नैब की आदत बन चुकी है कि वो आर्म ट्विस्टिंग करती है और वफाकी वज़ीर का ये बयान जो है कि नैब टार्जन बन जाएगी और ये अगर बैलेंसिंग एक्ट के लिए हमारे किसी कायद के ऊपर कोई मुकदमा बनाया गया और फिर उसके बाद चौधरी साहबान जो हैं वो ये देखें ना हाई कोर्ट में भी चले गए, तो राना साहब ये तो अलाइज़ के अंदर इस वक्त जो फिर सूरत हाल है वो तो बड़ी गंभीर है। यानी बजाय इसके कि इमरान खान साहब के साथ बैठ के कोई चीज़ सेटल होती, वो अगर कोर्ट में चले गए हैं तो ये आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए समी साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो चेयरमैन नैब को नहीं कह सकते ना कि ये काम करें या ना करें।
अगर वो ये कर सकते होते तो अलीम खान क्यों गिरफ्तार होते? बिल्कुल सही बात। उनके एक सप्तान साहब जो पंजाब में वज़ीर जंगलात इमरान खान साहब के खुद नीचे सीट पर MP मुंतखब हुए। तो एक बात तो अपनी जगह पे है कि नैब जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़ेरे असर नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात देखें, ये एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए। आज नैब ने एक वज़ाहती बयान भी जारी किया कि नैब जो है इसमें काफ़ी अरसा तक हमारे दोस्त चौधरी कमर जमान साहब भी चेयरमैन रहे। वो नून लीग के काफ़ी करीब थे और उस दौरान में काफ़ी सारी भर्तियाँ भी वहाँ पे हुई। अब इस बात का कि ये केस जो है ना, ये हकीकत है कि जनरल अमजद जब नैब के चेयरमैन थे तो ये केस इंक्वायरी उस वक़्त शुरू हुई थी 2000 में। उसके बाद इस बारे में 2016 में या मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं या 17 में ये इंक्वायरी क्लोज़ की गई कि जी इसमें शवाहद नहीं मिली। अब जब इन्होंने नैब ने ये इंक्वायरी क्लोज़ कर दी, अब हर अदारे में मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं ना। चौधरी साहबान को ये देखना चाहिए कि और नैब के चेयरमैन ने तो कह दिया आज कि मैंने तो कोई इस बारे में हुक्म जारी नहीं किया, तो फिर ये पता लेना चाहिए कि क्लोज़ हुई इंक्वायरी जो है उसको नैब के अंदर से कौन दोबारा शुरू करवा रहा है। वो हाई कोर्ट में गए हैं, जाहिर है हाई कोर्ट ने नैब से उनका मौक़िफ़ मांगा है, 11 तारीख को फ़िक्स की है तारीख के लिए, तो वहाँ पे नैब अपना मौक़िफ़ दे देगा। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब जो हैं उनकी तरफ से आज जो बयान आया उसके बाद ये बात तो ख़त्म हो गई कि ये कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाली बात है। देखें, मैंने जैसे आपको अलीम खान की मिसाल दी, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो तो फिर अलीम खान क्यों जेल में इतना अरसा गुजारते? चलें, शाह खावर भी हमारे साथ हैं, उनकी राय ले लेते हैं। शाह खावर, आप भी सारी ये आपने भी सुनी, आप देख भी रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, तो ये एक जो हुक्मरान जो अलायंस है उसके अंदर भी आपको लगता है एक प्रॉब्लम है? और फिर ये बात तो राना साहब की एक बड़ी जायज़ बात है कि अगर वहाँ पर इंक्वायरी ये 2016-17 में ख़त्म कर दी गई थी तो ये फिर उसको दोबारा खुलवाना और 20-20 साल तक इंक्वायरीज़ को, फाइल्स को अपने पास रखना, ये तो एक बात में फिर वज़न तो लगता है कि ये शायद इसके पीछे कोई और मोटिव्स हों। देखिए समी, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, वो तो चले कुछ ना कुछ ऐसी राय रहे हैं नैब के बारे में, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। जो हुकूमत में होता है पॉलिटिकल पार्टी भी, वो नैब को बड़ा अच्छा समझती है, और वो जो अपोजिशन में जिनकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही होती है या जो समझते हैं कि हमारा इत्तेफाक होने जा रहा है, तो वो फिर नैब के कवानीन में से जो है वो सुकम निकालता है और फिर उस पर एतराज़ करता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है समी, कि ये जो एक रिट पिटीशन फाइल हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, उसमें एक चीज़ जो है वो उसको दोहराया गया है। वो अल्फाज है जो कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये बिल्कुल नैब के बारे में एक बड़ा बबांग दोहल एक स्टेटमेंट इशू किया था कि उनकी कारकर्दगी जो है उसमें पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और इंजीनियरिंग जो है वो नजर आती है, जो कि बहुत खतरनाक है। चले मैं या परवेज़ इलाही साहब या आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज शरीफ या PTI के कुछ वज़रा, इवन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कई दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके, चले उसको तो आप कह सकते हैं कि पीछे कोई उनका अपना मोटिव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों रोजाना स्ट्रक्चर पास करती है? आपने देखा होगा कि जितनी भी जमानतें हो रही हैं इस वक्त, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट में है, सिंध हाई कोर्ट में है, पेशावर हाई कोर्ट में है, या इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, अगर आप उनमें उन्होंने जो रिमार्क्स या जो कहते हैं नैब की जो नाकिस कारकर्दगी है और उनकी यूनिफॉर्मिटी ना होना, वो उसका बार बार जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं खराबी तो मौजूद है। और देखें, जैसे अभी राना साहब ने भी फरमाया, आपने भी निशानदेही की कि ऐसे मुकदमात जो कि आपने पिछले 18-20 साल से रखे हुए हैं, वो क्यों रखे हुए हैं? आप कभी कभी तो उस पर इतनी गर्द पड़ जाती है कि वो साल उसका कोई जिक्र नहीं होता, फिर उस पर से गर्द हट जाती है और वो उसको दोबारा जिंदा कर दिया जाता है और उनको फिर दोबारा बुलाया जाता है। शाह खावर साहब, जब एक मुकदमा बंद हो जाए तो क्या ये नैब जो है वो दोबारा मुकदमा रीओपन कर सकती है? ये इख्तियार है नैब के पास?
देखिए बिल्कुल ये जो 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 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें तो ये है कि एक दफा किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो चुकी है और अगर किसी को एक्सोनरेट कर दिया गया है, तो उस चार्जेस में से बरी कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन में, तो वो दोबारा नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाए कि बाद में कोई ऐसी शहादत आ जाए जो अनरिफ्यूटेबल है, फिर वो दोबारा बड़ी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन उसूली तौर पे नहीं। यहाँ से मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो बड़ी जरूरी है। जो खराबी असल में क्या है, खराबी ये है कि 1999 में नैब ऑर्डिनेंस बना, उसमें चेयरमैन की क्या अख्तियारात हैं, उसमें क्या मैकेनिज्म है इन्वेस्टिगेशन का, अरेस्ट के अख्तियारात है, सब अपनी जगह पे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कबाहत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये है कि खुद नैब ऑर्डिनेंस में ये दर्ज है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नैब की रूल्स बनाएगी। नैब ऑर्डिनेंस के रूल्स क्या होते हैं? देखिए, नैब ऑर्डिनेंस जो है ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन और उसका आगे जो सजाएं हैं और उसका तरीकाकार है वो दिया गया है। लेकिन किसी भी जो कि एक ताजीरी कानून हो, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, ताजीरात पाकिस्तान है, आइन की डेफिनेशन हुई हुई और जराइम की सजा मुतय्यन है। अब उसमें सजा कैसे दी जानी है, उसके लिए मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मौजूद है जिसमें ज़ाब्ता दिया गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना है, उसकी तफ्तीश किस तरह होनी है, किसको किस स्टेज पे गिरफ्तार होना है, इसके बारे में अभी तक रूल्स नहीं बने। ठीक है, नहीं शाह खावर, अगर ये रूल्स नहीं बने तो शाह खावर, अगर ये रूल्स नहीं बने और ये सारी कबाहतें हैं, तो ये सारे खुद हुक्मरानी में रहे हैं, पीपल्स पार्टी रही है, नून लीग रही है, परवेज़ इलाही साहब तो खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो ये तो सारा ये करते रहे हैं। तो अगर नहीं बना तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की थी और उसी का ये खुमियाजा भुगत रहे हैं। फिर एक मुझे थोड़ा सा ज़रा ये बताएं कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो वकील चुना है चौधरी साहबान ने, अमजद परवेज़ साहब, ये वही हैं जो नून लीग के बिहाफ पर आते जाते हैं। और ये बेसिकली जो अगरचे ये आसफ सईद खान खोसा साहब का भी ये मुकदमे में ये रिमार्क्स हैं जो आप बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की, लेकिन ये बयानिया तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का है ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और अब ये क्यू लीग के कायद कह रहे हैं, एक लीडर उनके कह रहे हैं कि ये बैलेंसिंग एक्ट है। तो आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर, आप समझते हैं कि ये दूरी हो रही है तहरीक इंसाफ में और PMLQ में? देखिए, यकीनन ऐसी सूरत हाल, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं जो कि पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। आपने देखा है कि 2-3 ऐसे वाकयात हुए, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब का धरना था, उसमें परवेज़ इलाही साहब का, शहीद परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा मानीखेज बयान आया था, उसके बारे में एक कमेंट आया था। और अभी हाल ही में जो ख्वाजा साद रफीक साहब और उनके भाई जब वो जमानत पे रिहा हुए तो उन्होंने कॉल ऑन किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। ठीक है, ऐसी मुलाकातें KTC की कॉल्स होती रहती हैं, लेकिन ये बड़ी मानीखेज होती है कि उसमें किस वक्त में हो रही है, किन हालात में हो रही है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं पे झके छुपे या सामने किसी तरीके से भी डायरेक्टली या इम्प्लाइडली इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव जरूर हैं, और इसको हम नजर जो है वो खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते कि ये ऐसे वक्त में कि उनके दोबारा जो है जो पहले सेट एट नॉट हो चुकी थी या स्लो डाउन हो चुकी थी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अब वो दोबारा शुरू हुई है। और उसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बजाय इसके कि वो अपने जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी इत्तेहादी हैं उनके सरबराह से बात करते, उनकी सीनियर क़यादत से बात करते अगर उनकी कोई ऐसी सूरत हाल थी। अब वो अगर इस पे आईनी से डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं, अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, और अदालत से ये जो है नहीं, इसमें सिर्फ ये नहीं है शाह खावर, एक और बात है, वो कह रहे हैं कि ये बैलेंसिंग एक्ट, ये तो एक डायरेक्टली एक बहुत बड़ी बात है कि बैलेंसिंग एक्ट का मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि वो उनके ऊपर मुकदमे बनेंगे और वो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही होगी।
तो वो बात उनसे क्या करें, वो तो बात ही उन्हीं के हवाले से कर रहे हैं कि वो बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है या नैब बैलेंसिंग एक्ट करे। आप क्या समझें इसको? देखिए मैं आपको बताऊं, ये चीज तो मशकूक करती है। जो मैं समझता हूँ कि जो नैब का किरदार जो है वो जो मशकूक होता है वो ऐसी बातों से ही होता है। आपने देखा है कि हमारे एक बहुत सीनियर वफाकी वजीर जो है वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस करते हैं कि फलां दिन के या फलां ओकेजन के बाद नैब जो है वो तेज हो जाएगा, वो दोनों तरफ जो है उनकी तलवार जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी, या कभी कभी वो ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि अभी मामला ठीक हो रहे हैं, और फिर वो बातें हो भी जाती हैं। ताकि रिस्पॉन्सिबल किस्म के जब वफाकी वज़रा इस तरह की प्रिडिक्शंस करते हैं, बयानात देते हैं, और वो फिर अगले कुछ अरसे के बाद वो सच भी साबित हो जाती है, तो उसमें फिर जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो नज़ला गिरता है वो फिर नैब के इदारे पे गिरता है कि वो नैब को बारे में जो तासुर है कि उसको बतौर पॉलिटिकल टूल और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो राय कायम, जो राय होती है वो यकीन में बदलना शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आईनी दरखास्त में जो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बहुत 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 शुक्रिया इशा खावर। ये बात तो सही है, ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा है इशा कि जिसमें ऐसा भी लगता है कि शायद झगड़ा भी हो गया है, फिर ऐसा एक बात लगती है कि एक जेन्युइन इशू पर वो कोर्ट में गए हैं कि ये 20-20 साल 18-18 साल जो हैं फाइल्स पड़ी रहती हैं। तो फिर इसमें जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि कुछ अफसरान ऐसे भी हैं जो भर्ती हैं माजी में और उनका एक अपना रोल है, वो अदा करते हैं। बिल्कुल कि भुट्टो साहब के दौर में चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के ख़िलाफ़ किसी ने भैंस चोरी का, इसी तरह के अफसर होते हैं ना हर जगह पे, तो वो मलबा भुट्टो साहब पे गिरा के जी भुट्टो साहब ने चौधरी ज़हूरुल्लाह पर भैंस चोरी का मुकदमा बनाया। बिल्कुल सही बात। तो ये जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं ये चेयरमैन नैब को अपने इदारे का ख्याल देखना चाहिए कि कौन लोग, अगर मेरी बात सुने कि ये इंक्वायरी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस मामले को काफ़ी करीब से देखता रहा हूँ। ये समी साहब 3-4 चेयरमैनों के दौर में इस हवाले से होता रहा था और रिपोर्टें आती रहीं कि जी कोई शवाहद नहीं मिल रहे। जब कोई सबूत नहीं मिला तो और इंक्वायरी बंद करने का लिख दिया गया, तो फिर उसके बाद कौन लोग हैं जो इस तरह की शरारत करके बदमज़गी पैदा करना चाहते हैं या वो लड़ाई करवाना चाहते हैं। हाँ, तो इस हवाले से चेयरमैन नैब को अपने इदारे के हवाले से देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। अब चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। ये तो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा, देखते हैं कि वो लॉकडाउन। राना साहब जी, आज इमरान खान साहब ने तकरीबन जैसे आप बात कर रहे थे 90% मुल्क तो अब हफ्ते को खुल जाएगा। छोटी दुकानें सब खुल गई, मार्केट्स खुल गई, देहातों में तो ऑलमोस्ट 80-90% बिजनेस ऑन हो जाएगा। शहरों में भी आप देखें प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, दूसरा सारा वो खुल गया, सैनिटरी वगैरह सारा। तो जब कपड़े की दुकानें भी उसमें शामिल हैं, हार्डवेयर ये वो, तो ब्यूटी सैलून भी शामिल है सारा। आप ये छोटी छोटी दुकानें, छोटी मार्केटें तो सब में सारी खोल लें, उसमें जो कुछ भी है वो आप सिर्फ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स रहते हैं। हाँ, शॉपिंग। तो ये एक, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो नहीं शुरू हो सकी। तो वो सरदार तनवीर इलियास साहब अगर हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब अगर हमारे साथ हैं तो उनसे हम इस मामले में बात कर लेते हैं हमारे साथ? अच्छा, अब उन्हें चले ब्रेक के बाद फिर ले लें। तो लेकिन ये राना साहब ये एक समी साहब, इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, कल जो असद उमर साहब की सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ था, उन्होंने अंदरूने मुल्क परवाज़ें खोलने की सिफारिश की थी, चलाने की सिफारिश की थी और कहा था कि ट्रेन को इजाज़त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कल हम और मैं और आप भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये तो अगर ये होती है इजाज़त तो फिर तो 2 पाकिस्तान है ना। लेकिन इमरान खान ने यह साबित किया आज कि एक पाकिस्तान। उन्होंने उसको रद्द कर दिया, उस तजवीज़ को। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे अहम है और उन्होंने कहा मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूं कि उसे खोला जाए, लेकिन सूबे नहीं मान रहे। सूबे क्यों नहीं मान रहे? और मैंने असद उमर से कहा है कि इनसे रोज़ाना बात करो। सूबे क्यों नहीं? सूबों को क्या प्रॉब्लम है? समी साहब, प्रॉब्लम वही है कि ये अमल दरामद कराने से कासर है। आप मुझे ये बताएं कि एक बस में अगर 60 सवारियाँ बैठाते हैं वो, आप उसमें 30 की इजाज़त दे दें और अगर कोई 35 बैठाता है तो उसको पकड़ के बंद करें। असल जो ज़िम्मेदारी है सूबों की वो तो इंतज़ामी ज़िम्मेदारी है, ये अमल दरामद करवाएं ना जो भी फ़ैसले होते हैं उन पर। इसी तरह ट्रेन जो है, अगर एक ट्रेन में
एक बोगी में 40 मुसाफिर बैठे हैं तो 40 की बजाय 20 बैठा लें। आज वज़ीर आज़म साहब ने खुद बोला है कि बेसिकली ये जो लोग अमल दरामद कराने वाले लोग हैं ना, ये थक गए हैं और उन्हें ब्रेक चाहिए थोड़ा सा। इस पे क्या कहेंगे राना साहब? देखें, वो ब्रेक जो है ना अमल दरामद कराने वालों को, उन्होंने कहा ये तो अभी पता नहीं कितना अरसा मामला चला, उन्होंने कहा हफ्ता और इतवार 2 दिन जो है, क्योंकि वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसलिए हफ्ता और इतवार 2 दिन जो ज़रूरी अशिया जैसे ग्रॉसरी और फार्मेसी वगैरह के अलावा बाकी चीज़ें जो है ना वो हफ्ता इतवार बंद रहेंगी। वैसे बार्बर शॉप ज़रूर खुलनी चाहिए, मैं भी आपकी मूंछें देख रहा हूँ, इससे मुझे लगता है कि वो दुकानें ज़रूर खुलनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, पहली स्टोरी के हवाले से मुझे एक चीज़ कहनी है, शेयर करनी है। कहा यह जा रहा है कि चीमा साहब ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा अगर इस तरह हालात चलते रहे तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। इसके साथ साथ नून लीग की तरफ से खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है वो इस्तीफे दे दें। तो ये क्या चीज़ें नून लीग इस्तीफा दे दे? सर आती रहती है ना, अब ये भी आ रही हैं, अब देने वाले सहाफ़ी हैं सर। तो अब मुझे बताएं नून लीग वाले, मैं आपको बताऊं देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो टाइगर फोर्स का इजलास हुआ आज सियालकोट में, उसमें उस्मान डार साहब ने 2 नून लीग के MNA उस इजलास में शरीक हुए हैं, राना शमीम साहब और एक और दूसरे MNA, और वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब को भी उन्होंने बुलाया था, वो नहीं आए। बहुत सारे लोग नून लीग के अंदर बड़े मंजे हुए सियासत को समझने वाले लोग हैं, वो ये इस बात को समझते हैं कि कहाँ पे कन्फ्रंटेशन करनी है, कहाँ पे नहीं। तो ये जो इस्तीफा है ये तो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं देंगे, किसी और ने क्या देना। चले सही है। अब प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, इस पर मजीद भी बात करते हैं। और सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब जी बिल्कुल। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल आपसे हम करेंगे, जो आज कुछ फैसले हुए हैं जिसमें लॉकडाउन जो है वो खोला गया है खासी हद तक, लेकिन अभी भी वो जो आपस में जो इंटरसिटी बस सर्विस है वो बंद है। तो बड़े सेंटर्स अभी तक बंद हैं और छोटे मार्केट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। तो SOPs अगर छोटी मार्केट पर अप्लाई हो सकते हैं और उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, तो बड़ी जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो तो सरदार साहब वहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं, ऐसे तरीके से लगाया उनको इन्फोर्स किया जा सकता है SOPs को। सर समी इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके जो कोलीग्स बैठे हैं। एक चीज मुझे पिछले कुछ दिनों से मौका नहीं मिला था आपसे बात करने का, तो आपके प्रोग्राम की वसातत से ये आपको बताऊं कि आपका जो प्रोग्राम है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करते हैं और अक्सर देखते हैं, जब भी उनके पास टाइम हो आपका प्रोग्राम देखते हैं। जो आपकी बैलेंस और जो पॉजिटिव आपकी अप्रोच होती है प्रोग्रामों की, जो कि हमारी कई मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कई दफा आपके प्रोग्रामों का रेफरेंस भी दिया है। बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह खुश रखे। उन्हें भी। ये हमारे जो प्राइम टाइम है ना, ये बड़ी चीज मैटर करती है कि इसके अंदर हम ऐसी चीजें लेके आएंगे जिससे मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई निकल सके, तो वो आपके प्रोग्राम में होती है। और ये मैं माशाल्लाह इसलिए मेरा था कि आपके प्रोग्राम में मुझे चांस मिला तो मैं उस पर बात कर लूँ। थैंक यू जी। अब आपके सवाल की तरफ आते, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, लेकिन देखिए गुजारिश ये है कि जब हम लॉकडाउन की तरफ गए थे तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फिर हमारे स्पेशली पंजाब के अंदर आपने देखा कि हमने ग्रेजुअली स्टेप लिया। तो क्या हम चूंकि एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो बड़ी जगह है उसमें ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है, ज्यादा उसके इंतजामात हो सकते हैं, लेकिन हमने अपने लोगों का बिहेवियर भी देखना है आस्ता आस्ता कि चूंकि आपने देखा कि कई जगहों पे जब हमारी मार्केटों में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सॉफ्ट होती थी तो लोगों का गैर जरूरी लोग रश भी करते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो हिफाजती इकदाम जो उनको करने चाहिए उसको अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लैक अवेयरनेस और इस चीज को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। तो हमें ये देखते हुए कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो शायद उस अल्लाह ने हमें बचाया इस माह मुबारक में भी, मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर उस तरह की सिचुएशन हो जाती तो हमारी फैसिलिटीज उसकी मुतामिल न होती। मेरा ख्याल है ये पहला स्टेप उन्होंने ले लिया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कल चुके इसकी कैबिनेट अप्रूवल भी हो गई थी। तो अब ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिन के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की है, बिल्कुल ये आपने राइट इशारा किया, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रसल और रसाइल का होना बड़ा जरूरी है। ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल प्रायोरिटी देगी गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ जो भी दूसरी एसेंशियल चीजें होंगी उसकी तरफ जाएगी। लेकिन यह कि हम सिर्फ अपने लोगों को देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किस तरह इसको ले रहे हैं, किस तरह सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं।
तो लोगों की अवेयरनेस का इशू है, उसमें आपने भी किरदार अदा करना है। हम भी जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिलेगा हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जी इसको खुदारा आप इसको लाइटली ना लें, प्रिकॉशन जरूर लें। अल्लाह ने हमें बचाया है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जिस तरह तबाहकारियाँ हुई हैं, जिस तरह ये वबा फैली है, तो अल्लाह ताला की बड़ी स्पेशल ब्लेसिंग रही है हमारे मुल्क के ऊपर, इस रीजन के अंदर उस तरह ये वबा नहीं फैल सकी। तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह करे कि आगे भी यही सूरत हाल रही और हम बचे रहें। इसको इंशाल्लाह गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे देखेगी कि जो जो आवाम के लिए जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं उसको साफ करते जाएंगे ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। सरदार साहब एक और वैसे तो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उसकी तो इजाज़त हो चुकी है, लेकिन अब ईद है आने वाली अगले चंद दिनों के बाद, और बहुत सारे लोग जब ये शहरों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट जब बंद हुई, सूबों के दरमियान जब बंद हुई, तो वो वहीं पे स्टक हैं। अब अगर आप उन्हें खोलेंगे ईद के बिल्कुल नज़दीक, तो हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मैं घर पहुंचूं अपने ईद में, एक तो काम भी नहीं है कोई ऐसा, तो वो तो ऑलरेडी आम हालात में भी इतनी ज़्यादा उन दिनों में हो जाती थी, पॉपुलेशन आती थी और उस पर इतना रश होता था बस अड्डों पर। तो अभी अगर इतना अरसा बीच में कोई आ जा नहीं सका, और अब अगर फिर ईद से पहले, तो उसको मैनेज करना तो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा सरदार साहब। समी साहब आपका बड़ा वैलिड सवाल है। आपने देखा कि हमारे नेबर में इंडिया जिस तरह इस हैप्पैजेडली लॉकडाउन की तरफ गया, और आपने देखा कि कई 100 मील लोगों को पैदल चलना पड़ा, लेकिन हमने चूंकि उस तरह हैप्पैजेडली हमने ऑर्गेनाइज तरीके से लॉकडाउन की तरफ हम गए, हमने कोई हाइप क्रिएट नहीं की, ओवर सेंसिटाइज नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें मैनेज हो गई। हमारी कोशिश ये होगी गवर्नमेंट की कि हम ईद से बहुत पहले अगले एक हफ्ते के अंदर जो फर्दर एरियाज हैं उसकी ओपनिंग की तरफ जाएंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। ये पहला हफ्ता से टेस्टिंग कर चुके, अभी आपने देखा कि पहला हमारा अशरा खत्म हो गया, 13 रोजे हमारे हो चुके हैं, तो एक आध हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह फर्दर डिसीजन आ जाएंगे, तो लोगों को ईद के दौरान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, चीजें कंट्रोल में रहे, मैनेज रहे, और लोग अपने अपनी जगहों पे अपने आबाई इलाकों में अगर जाने की फजा मौजूद होगी मुल्क में, तो उनके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी कि लोग अपने घरों को जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना इनपुट दिया। ये वैसे ये बहुत रश होगा ये ईद के नज़दीक अगर ट्रैफिक खुलती है। अब जिन्होंने अपने ईद करने के लिए वापस जाना है, आम हालात में ये होता था कि 4 दिन पहले 5 दिन पहले टिकटें नहीं मिलती थी, लोग ऊपर छतों पे बैठे होते थे और बड़ा एक अजीब सा समा होता था, और अभी ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वैसे जी समी साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन भाईजान मुझे जो लग रहा है ना, आज प्राइम मिनिस्टर की जो गुफ्तगू मैंने सुनी उससे ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने सूबों से ये कहा तो है कि वो इसका असर नौ जायज़ा लें, लेकिन अगले अगर आने वाले चंद दिनों में सूबों ने इस हवाले से कोई फ़ैसला न किया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से फ़ैसला कर देंगे। और मुझे ये लगता है कि देखें, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये एक इंदिया था, उन्होंने भी ये जो ट्रांसपोर्ट बंद है इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही। लेकिन गालबन सूबे जो है ना, इसमें तो सिंध तो कर ही रहा था, लेकिन पता ये चला कि पंजाब भी इसकी बड़ी मुखालफत कर रहा है। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि ये इसमें क्या, अगर ट्रैफिक खुल जाए, ट्रांसपोर्ट खुल जाए, तो लोगों की जो एक बेचैनी है वो ख़त्म हो जाए, लोग अपने घरों में पहुंच सकें। इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम बंदा पूछे मुराद अली शाह साहब को कि हजूर आप कोई अकल के नाखन लें, आपने जो कराची में हाल बनाया हुआ है, जो नाम नेहाद लॉकडाउन के में जो कुछ वहाँ पे होता है, जिस तरह का रश होता है, आप ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालफत करके क्या बताना चाहते हैं? वहाँ पे इस तरह का रश तो नहीं होगा जो कुछ वैसे वहाँ पे बाज़ारों में देखने को मिल रहा है, वो तो आप ठीक कर नहीं पा रहे, वो तो आप SOP पर अमल करा नहीं रहे। समी साहब ये मैं आपको बताऊँ वो पता क्या रहा है, ये एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इनके रोज़ाना अपनी अपनी हुकूमत के मीडिया पर आकर कारकर्दगी बयान करने पर पाबंदी लगाई जाए सारों पर, खा वो पंजाब वाले हों, खा सिंध वाले हों, खा KPK वाले हों, ये अच्छा खासा टाइम अपना भी ज़ाया करते हैं। सब लेटेस्ट एक जो सिचुएशन है, जो अपडेट उसका हैंड आउट जारी करें ना, नहीं हैंड ये अपना काम करें ना समी साहब। इनके लोग अगर तर्जमान आके
कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे लोगों को फायदा हो हाँ तो सर, उससे ये तो बनता नहीं है वैसे आप इस तरीके से कि लोगों को बिल्कुल शट डाउन कर दें, लोगों को पता ही नहीं, नहीं है और इमरजेंसी की information पूरी सिचुएशन है। दें। अब देखें ना पूरी दुनिया में साहब को सवाल अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप खुद आके सवाल लेता है साहब। नहीं, वहाँ पे तो सवाल लेता है ना, यहाँ पे सवाल तो कोई नहीं लेता है ना। यहाँ पे तो बस आके अपना बयान दे के अपनी शक्ल दिखा के खैर वो से चले मुझे लगता है जाते हैं। पंजाब और सिंध की तरफ से जो डिमांड गई है ना, इट इज मेकिंग सेंस टू मी। उसका रीजन ये है कि देखिए आप जिंदा रहेंगे तो अपने घर वालों के पास पहुंचेंगे ना, सेहत होगी तो अपने घर वालों के पास पहुंचेंगे ना। अगर हम इसमें थोड़ी ये मसला नहीं है, मैं आपको बताऊं जो प्रॉब्लम है ना। अब आप देखिए मेरी बात सुने, जो बंदा कराची में रह रहा है या जो बंदा क्वेटा में रह रहा है, वो इस्लामाबाद का या पेशावर का रहने वाला है या कहीं डेरा गाजी खान का रहने वाला है, अब वहाँ पे काम बंद है, वो कहाँ से अपना, वो होटल बंद है, सारा कुछ बंद है, वो कहाँ पे रहेगा? तो ये चीजें जो है ना, इनको ये वाकई बड़ा सीरियस प्रॉब्लम। हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं। जवाब एक हमें सरदार साहब ने दिया है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने ग्रेजुअली लॉकडाउन किया है और बहुत से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस ग्रेजुअली लॉकडाउन की वजह से या सॉफ्ट लॉकडाउन की वजह से फैसिलिटेट हुए प्राइम हैं। मिनिस्टर की एलिना बहुत ही इस हवाले से ये तो बड़ा जबरदस्त डिसीजन था कि आज उन्होंने जहाजों वाला काम होता ना, अगर आज जो कल वो हमारे असद उमर साहब ने सिफारिश की थी कि जी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की इजाज़त दे दी जाए और ट्रेन को इजाज़त ना मिलती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त ना मिलती, तो उससे गलत मैसेज जाता। प्राइम मिनिस्टर ने जो आज ये, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया समी साहब ये कहकर। मैं आपको बताऊं बहुत सारी जगहों पर समी साहब तलबा फंसे हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि हॉस्टल बंद हो गया, वो कहाँ रहे? तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ईद से 8-10 दिन कम से कम पहले चलिए ठीक है। इनको इस प्रोग्राम हवाले में से ना फैसला वक्त कर में लेना छोटी सी चाहिए। ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फरूक साहब और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर है जिसको हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वारंटाइन में उन लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैंने भी देखा है और कुछ लोगों के बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और समी साहब, खबरें कुछ इस हवाले से आ रही हैं कि नैब के कवानीन में जो तरमीम की जा रही हैं उस हवाले से इमरान खान साहब कुछ खास खुश नहीं है। देखिए अलीना, जो इमरान खान साहब की जो सियासत है ना, उसमें एक बात तो आप समझ लें कि करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट आए, ये गवर्नमेंट जाए, करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि उनका ना कोई दोस्त है, ना कोई इस हवाले से वो किसी को कोई अपना ख़ास करीबी समझते हैं। व्हेन इट कम्स टू करप्शन तो कोई उनके लिए हाँ टॉलरेंस नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मिसाल के तौर पे ये जो कायदीन हैं नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, अगर ये पैसे देने के लिए तैयार हैं तो इमरान खान इनसे भी हाथ मिला लेगा, लेकिन इसलिए हाथ नहीं मिलाएगा कि उसका जो इक़्तिदार है उसमें कोई इजाफा हो जाए या उनकी हुकूमत गिरने से बच जाए। अब देखें, फ़रूक नसीम साहब ने ये जो खबरें, मेरा अपना ख्याल ये है कि फ़रूक नसीम साहब भी एक बड़े वज़ादार आदमी हैं। वो भी कोई इस किस्म की कवानीन ऐसे नहीं बनाएंगे जो उनको पता हो कि कप्तान उन्हें पसंद नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कंप्रोमाइज़, क्योंकि अगर वो लेके गए तो वो तो अप्रूवल तो नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर उसकी। अब एक जाली मसवदा जब मार्केट में आया, नहीं वो मैं मुसवदा जाली नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मीटिंग्स हुई हैं, एक मुसवदा जो था ये फारूक एच नाइक साहब ने तैयार किया, हुकूमत ने तो नहीं किया। नहीं हुकूमत, मैं आपको बता देता हूँ, हुकूमत ने नहीं किया। ये मुसवदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर तय किया, और जो मीटिंग हो रही थी उससे पहले इन्होंने मीडिया के ज़रिए इसको लीक किया ताकि एक फ़ीडबैक आ सके एक फिलर के तौर पे, और हुकूमत को ये पता चल सके, क्योंकि उस दिन मौसद कैसर साहब और वो जो असद उमर साहब, वो जो कमेटी बनाई है तहरीक इंसाफ की, उस कमेटी का इजलास था। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख्वाहिशात पर मबनी एजेंडा था जो उन्होंने तैयार किया, और ये बाकायदा मुसवदा है। फारूक एच नाइक साहब अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। समी साहब, ये गुजारिश ये है भाईजान कि इसमें इस मसवदे को जो मीडिया पर चलाया गया वो तो ये तासर दिया गया ना कि हुकूमत ने ये मसवदा तैयार किया। नहीं, हुकूमत का ये कोई नहीं, मीडिया पर तो इसी तरह चलाया गया ना।
मीडिया पर तो ये नहीं कहा गया, ये तो आप बता रहे हैं ना शहजाद अकबर साहब ने तरदीद भी कर दी थी, वो अलग बात है फरूक नसीम साहब ने की हो या ना की हो, लेकिन नहीं, फरूक नसीम ने बहुत जानदार तरदीद की थी और उन्होंने कहा कि मैंने अभी गौर भी नहीं किया। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए ये सारे जो छोड़ रहे हैं ना सोशल मीडिया पर और इधर उधर, इनका मकसद ये इनकी ख्वाहिशात है। ये कहते हैं काश ऐसी तरमीम हो जाए, ऐसी हो जाए। हाँ, बेसिकली वो ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का दिल ये कहता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन ऐसा, अच्छा एक चीज मुझे पता है टाइम खत्म है, कम है थोड़ा, लेकिन मैं एक जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगरचे हुकूमत ने बंदोबस्त किया, मैं खुद भी, मेरा एक करीबी अजीज़ आया तो मैं गया वहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए। तो एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा अच्छा सिस्टम था राना साहब, वेरी इम्प्रेसिव। वो यानी आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया से जो फ़्लाइट आई वो आप देखें कि 1 घंटे में पैसेंजर्स जो थे उनकी इमिग्रेशन होके, सारी चेकिंग होके वो बाहर आ गए। और बाहर भी बड़ा अच्छा सिस्टम था, बसों में लेके उन्हें गए। लेकिन इनके पास होटल्स की कमी है जहाँ पर उनको क्वारंटाइन में रखते हैं। वो आते हैं ना जो बंदा, तो उसे कहते हैं जी ये होटल का चार्ज है, इधर आप चले जाएं, ये सरकारी क्वारंटाइन है, आप इधर चले जाएं, इधर पैसे नहीं होंगे। अमीर लोग होटल में चले जाते हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं वो उधर चले जाते हैं सरकारी खाते में। वो जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है। एक तो अब रमज़ान शरीफ है, किसी के साथ अगर बच्चा भी है छोटा, दूध नहीं मिलता, तो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 48 आवर्स में आप इससे ज़्यादा क्वारंटाइन में ना रखें, लेकिन वो वहाँ पे प्रैक्टिकल सूरत हाल है। मैं सुन रहा था डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब को, वो जो बात कर रहे थे, शायद उन्हें किसी ने इत्तला नहीं दी। उनको चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा कि वो कहीं किसी क्वारंटाइन सेंटर का एक खुद विज़िट कर लें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं राना साहब, बहुत शदीद प्रॉब्लम्स हैं। और उसकी वजह लोग जो हैं, जो वहाँ पे सरकारी एहलकार हैं, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन वसाइल नहीं है ना राना साहब, वसाइल नहीं है, वो क्या करें। अच्छा, फिर अब आप देखें ये PIA का क्या इशू हो गया कि वो अमला आता है ना, उसको भी फिर क्वारंटाइन होना पड़ता है नई फ्लाइट से पहले। तो भाई उसका एक तरीका ये है कि आप वो जो जल्दी जो किट्स हैं 10 मिनट में 15 मिनट में जिससे पता चल जाता है, आप वो ले लें, उसके ज़रिए टेस्टिंग कर लें और 24 आवर सिर्फ क्वारंटाइन रख लें। तो ये जो लोग आ रहे हैं, अब इतने लोगों ने आना है, फ़्लाइट स्पेशल है, शुरू होने वाली हैं, तो आगे जो क्वारंटाइन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके जो किताबों में जो लिखा है, जो इनको बताया जा रहा है, आके जिस तरह से ब्रीफिंग कर रहे हैं, अमली तौर पर ऐसा नहीं हो रहा। लोगों को बाज़ जगहों पर, मैं हर जगह पे नहीं कह रहा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं बल्कि शुक्रगुजार भी हूँ। वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं लाहौर के, उन्होंने रांझा साहब मॉडल टाउन के, ही हेल्प्ड अस आउट। लेकिन मुझे मज़ा बड़ा ज़बरदस्त आया एक बात का राना साहब, कुछ जो हमारे साथी थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये क्वारंटाइन में जाए बगैर ये जो बंदे आना चले जाएं अपने घर। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि कानून जो है ना, यंग आदमी है रांझा, बड़ा वो ज़ीशान साहब उनका नाम है, उन्होंने कहा जी कि हम टेस्ट जल्दी करा देंगे, क्वारंटाइन में मैं खुद जाके इन्हें चीज़ें दिया करूँगा। लेकिन ये जो हुकूमत का जो हमारा रिक्वायरमेंट है ना, ये तो, और मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था उनके साथ, बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने राणा साहब देखें, आजम चौधरी साहब से बात हुई, हम सब ने जो चेक किया ना, अच्छा उसमें एयरपोर्ट पर कुछ 1-2 नंबरी हुई कि वो कुछ एक बंदों को निकाला गया, लेकिन अदरवाइज बहुत। सर जी, यहाँ पे आप अगर देखें ना, एक पता नहीं एक जमात के जो रहनुमा है, मैं बताना नहीं चाहूंगी ना उनका नाम, वो एक बहुत बड़ी पोस्ट में है, वो आए हैं अपनी फैमिली के साथ और निकल गए हैं, ना उनका चेकअप हुआ ना कुछ हुआ। खैर वैसे ऐसा बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताऊं लाहौर में तस्वीरें भी दिखाऊंगी। खैर जी, प्रोग्राम में हम तीनों को इजाजत दीजिए, हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।